हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इनडेफिनेट कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया अपन ने। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली आपके बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो लिमिट एज ए सम है वहां से पूछा जाता है और एक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और याद रखना जेईई मेन में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन फिक्स है, इनडेफिनेट से एक डेफिनेट से, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके एप्लीकेशन से, मींस एरिया अंडर द कर्व से। सो जैसे इंडेफिनेट स्टार्ट किया था कि मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। बट डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो भी फॉर्म्स पढ़ी थी, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उनको रिकॉल करिए और फिर ये वाला टॉपिक स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, जैसे अपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर लेट सपोज कुछ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, और इस कैपिटल एफ एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो वापस एफ एक्स मिलना चाहिए अपन को, ये कंडीशन होती थी। अगर इसी में मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है उसको कुछ मैं लिमिट से स्टार्ट करूं, मींस ये इंटीग्रेशन तो फाइंड करना है बट ए से बी कुछ फिक्स लिमिट हो गई कि ए से स्टार्ट करना है मेरे को और बी से में पहुंच जाना, उसी इंटरवल में ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे ए और बी क्या है, ए को लोअर लिमिट कहते हैं, ए कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज हियर अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट मींस जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए से बी में। ओके, याद रखना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा एक फंक्शन मिलता था, ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ। यहां पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेट से वही कैपिटल एफ एक्स मिला, फिर इसमें ये लिमिट पुट करेंगे। ओके, क्या लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां ये वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, बी और ए लिमिट्स, तो कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, नॉट दी फंक्शन। तो याद रखना यहां फंक्शन मिलता था, यहां वैल्यू मिलती थी, यहां कोई कांस्टेंट सी होता था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बट यहां कोई कांस्टेंट सी नहीं होगा। वाई, अगर आप चाह रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन ये मिल रहा है मेरे को, ठीक है, तो इसमें लिमिट पुट कर लीजिए। लेट सपोज कि इसका इंटीग्रेशन ये मिला, अब इसमें लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ओ बी प्लस सी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए माइनस सी हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर मिलने वाला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं चलती इंडेफिनेट में, यहाँ लिमिट चलती है। यहाँ पे फंक्शन मिलता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं करते। यहाँ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हुए, फिर जो भी फंक्शन मिलेगा उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको कंप्लीट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। ओके, और सी क्यों नहीं आता, उसका रीजन ये क्योंकि ये कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो हुआ बेसिक मीनिंग, कैसे सोल्व करेंगे, क्या बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपसे पूछूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था मैंने, याद कीजिए, फैमिली ऑफ कर्व। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेंगे और इन सभी को कंबाइंडली फैमिली ऑफ कर्व बोल सकते हैं। सिमिलरली यहां क्या मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो याद रखिएगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ओके, वो हमेशा एरिया देता है, एरिया ऑफ दैट पार्टिकुलर कर्व
फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर dx ले रहे हैं तो dy ले रहे हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। जैसे सिंपली मैं बोलूं कि कोई फंक्शन है, लेट से y इक्वल टू एफ एक्स, और वो हमेशा पॉजिटिव है और कुछ इस फॉर्म में है, ओके, और इसका इंटीग्रेशन करना है a से b तक। लेट सपोज दिस वन इज a और दिस वन इज b विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो यहां पे एक्सिस लेंगे x एक्सिस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, a से b तक xx के रेस्पेक्ट में, और ये जो गिवन कर्व है इनके बीच का जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया ही क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। कंडीशन अगर fx ऑलवेज पॉजिटिव है तो, fx नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव वाला एरिया भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल हमेशा फैमिली ऑफ कर्व बताता था, बट डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एरिया अंडर द कर्व देगा। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर कर्व के किसी भी एक्स के रेस्पेक्टिव में लोअर से अपर लिमिट के बीच का एरिया। बात समझ में आ रही है? तो एरिया अंडर द कर्व बताता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे सिंपली मैं एक एग्जांपल लूं, फाइंड x dx फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो अभी बताया सबसे पहले इंडेफिनेट का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2। और अब लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट विल बी 1, सो 1 स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस इट विल बी 0, सो आंसर मिला 1 बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे? इंडेफिनेट का यूज करते हुए वो फंक्शन फाइंड करेंगे और उसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया बताता है, ठीक है, और ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। कितनी बात समझ में आई? तो यहां पे जो आपके सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ओके, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है यहां पे, बट एज लिमिट ऑफ सम मींस यहां पे वही एरिया फाइंड करना है a से किसी वैल्यू b तक, ओके, y इक्वल टू एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। बट ये एरिया डायरेक्टली इंडेफिनेट को यूज करते हुए नहीं फाइंड करना है। यहां पे बेसिकली यहां वैल्यू फाइंड करनी है a टू b एफ एक्स डी एक्स। ओके, हम जानते हैं कि ये एरिया देगा, बट इस जो पर्टिकुलर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिंप्लीफाई द गिवन डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक तो है डायरेक्ट कि इसको एफ एक्स को इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट जब ऐसा पूछता है तो ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ओके, इनफाइनाइट और आप बोल सकते हो n पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और जो इनकी थिकनेस है वो h होगी, और ये जैसे वैल्यूज होंगी x1, x2, xn, n पार्ट में डिवाइड करेंगे और इन सभी एरियाज को ऐड करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा, और वही किसके बराबर होगा? इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? इनको h थिकनेस वाली इन स्लाइस में तोड़ेंगे और सभी के एरिया को ऐड कर देंगे। तो इससे जब डिराइव करते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट यही है कि इनको ऐसे एरियाज में तोड़ के डिवाइड करके इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा बेसिकली, देखिए n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये n कुछ भी हो सकता है, ये n इंफिनिटी तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिमिट चलेगी या तो h इज टेंडिंग टू 0, मींस अगर इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतने ही थिकनेस रिड्यूस होती जाएगी। मैंने बोल दिया कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, एक बार बोला मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो थिकनेस इतनी थी। अब मैं बोलूं और फर्दर इसको डिवाइड करूं तो थिकनेस और कम हो गई। अगर मैं फिर से डिवाइड करूं इक्वल थिकनेस वाले पार्ट में, फिर थिकनेस डिवाइड हो जाएगी। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि जब ये n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो जो h होगी, थिकनेस होगी, वो 0 की तरफ टेंडिंग करेगी। ठीक है, इतनी बात सही है?
तो या तो h की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे अपन, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h ऑफ f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, ये चलेगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 ऑफ h, AP चलेगी ये पूरी, ठीक है। ये कैसे मिली AP? अगर ये पहला a है तो x डिस्टेंस के बाद में x1 मिलेगा, वो क्या होगा a प्लस h, फिर x2 a प्लस 2h, फिर x3 a प्लस 3h, ठीक है। तो a प्लस h, a प्लस 2h, AP चलेगी, ठीक है। ये होगी लास्ट टर्म। तो इसकी लास्ट टर्म क्या है? b, तो b किसके बराबर होगी? a प्लस n माइनस 1 ठीक है। या फिर देखिए यहां a से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट टर्म a से b तक जो AP बनी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या बन रही है? a, और सेकंड टर्म x1, ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? n पार्ट तो यहीं डिवाइड कर दिए, ओके, या फर्दर मोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करें 0 टर्म से, तो क्या बोल सकते हैं? टोटल n प्लस 1 टर्म होगी, तो n प्लस 1 टर्म होगी, तो यहाँ n प्लस 1 रखो, तो ये टोटल n ही बन जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म n ही बन जाएगी, तो ये n बन जाएगी टर्म, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? a प्लस एन डी, और d क्या है यहाँ पे? h। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं? दैट h विल बी b माइनस a बाई n, h विल बी b माइनस a बाई n, ठीक है। तो यहां से रिलेशन आ गया कि h को n की टर्म में लिख सकते हैं या n को h की टर्म में लिख सकते हैं, तो h विल बी इक्वल टू b माइनस a बाई n। अब इस कंप्लीट फॉर्मूला को मैं n की टर्म में लिखूं तो ये h इज टेंडिंग टू 0 है, तो n विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो ये फाइनल, ओके, इसी को मैं यहीं पे लिख देता हूं, a टू b fx dx, जब भी एज ए लिमिट ऑफ सम फाइंड करना होगा तो इसको लिखेंगे लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, h की वैल्यू पुट कर दीजिए b माइनस a बाई n, और ये जो बाकी का एक्सप्रेशन है वो सेम चलेगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, कहाँ तक? f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h तक। ये आपका फॉर्मूला होगा जो बार बार अप्लाई करेंगे, किसको फाइंड करने के लिए? जब भी ये पर्टिकुलर टर्म देगा, एज लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। ये याद रखिएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी b माइनस a बाई n, ओके, जो h के इक्वल है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। यहाँ पे a क्या है? लोअर लिमिट, ओके, और ये सारा एक्सप्रेशन होगा वो h की टर्म में बनेगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो h की टर्म में बनेगा ये एक्सप्रेशन, और फिर h को n की टर्म में इसकी हेल्प से लिख सकते हैं, जहां पे b है अपर लिमिट और a है लोअर लिमिट, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो
नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।